हेलो स्टूडेंट, साझेदारी के लेसन में आपने नए साझेदारों के प्रवेश के बारे में जाना। नया साझेदार जब साझेदारी में प्रवेश करता है तो लेखांकन संबंधी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिसके अंतर्गत आपने साझेदारों की पूंजी का लेखांकन तथा नए साझेदार द्वारा लाई गई पूंजी के बारे में जाना। साथ ही साथ जब कोई नया साझेदार साझेदारी में प्रवेश करता है तो पुराने साझेदारों का नया लाभ हानि अनुपात क्या हो जाता है, इसके बारे में आपने जाना कि किस प्रकार से नया लाभ हानि अनुपात निकाला जाता है। उसी कड़ी में आज आप ख्याति का लेखा सीखेंगे, क्योंकि नया साझेदार जब साझेदारी में प्रवेश करता है तो अपने साथ ख्याति की राशि भी लाता है। उस ख्याति की राशि के लिए आपको अलग से लेखांकन करना होता है। जैसे कोई साझेदार साझेदारी में प्रवेश करता है और पुराने साझेदारों को सीधे धनराशि भुगतान कर देता है, तो उस दशा में साझेदारी फर्म में किसी भी प्रकार का लेखा नहीं किया जाता है। किंतु यदि नया साझेदार गुडविल की धनराशि नगद के रूप में लाता है तो उस समय लेखा किया जाता है। गुडविल की राशि यदि नगद लाई जाती है तो यहाँ पर नगद यदि लाया गया है तो कैश अकाउंट डेबिट, चेक से यदि भुगतान किया गया है तो बैंक अकाउंट डेबिट, अर्थात कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। और जो नया साझेदार गुडविल की धनराशि ला रहा है तो यहाँ पर गुडविल को क्रेडिट कर दिया जाता है, अर्थात इसकी जो जनरल एंट्री बनती है वो हो जाती है कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट और क्रेडिट में गुडविल कर दिया जाता है। ठीक है। साथ ही साथ गुडविल की और भी समस्याएं होती हैं। यदि प्रश्न में ये कहा जाए कि साझेदार द्वारा लाई गई गुडविल की धनराशि पुराने साझेदार निकाल लेंगे, तो उस दशा में पुराने साझेदार उस गुडविल की धनराशि को विड्रॉ कर लेते हैं। उस कंडीशन में गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स, अर्थात जो पुराने साझेदार हैं उनको यहाँ पर क्रेडिट कर दिया जाता है। ठीक है। अब आता है अगला जो कड़ी में संपत्तियों एवं दायित्वों का मूल्यांकन। संपत्तियों एवं दायित्वों का मूल्यांकन का तात्पर्य यह है कि जब भी कोई नया साझेदार साझेदारी में प्रवेश करता है तो पुराने साझेदारी की जो संपत्तियां होती हैं या जो उनके दायित्व होते हैं उनका फिर से मूल्यांकन किया जाता है। पुनः मूल्यांकन की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि संपत्तियों के मूल्य घट भी सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं, या कुछ ऐसे दायित्व हैं जो छूट गए हैं जिनका भुगतान करना है तो उनका लेखा यहाँ पर कर लिया जाता है। तो उससे संबंधित लेखांकन यहाँ पर किए जाते हैं। उसके लिए एक खाता तैयार किया जाता है जिसको पुनर्मूल्यांकन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता कहा जाता है। ठीक है बच्चों, मैं आज आपको एक प्रश्न के माध्यम से यहाँ पर बताऊंगा कि कैसे लाभ हानि समायोजन खाता तैयार किया जाता है और कैसे यहाँ पर पूंजी खाता साझेदारों का तैयार किया जाता है। सवाल आप ध्यान से सुन लीजिए सवाल के बारे में। उसी के आधार पर यहाँ पर बोर्ड पे जो आप देख रहे हैं वो सवाल यहाँ पर हल किया गया है। सवाल इस प्रकार से है, ध्यान और ज्ञान दो साझेदार हैं, 3:1 के अनुपात में अपने लाभों को बांटते हैं, जिनका चिट्ठा इस प्रकार से है। लेनदार 37,500 रुपया, सामान्य संचय 4,000 रुपया, पूंजी खाते जिसमें कि ध्यान की पूंजी 30,000 रुपया और ज्ञान की पूंजी 16,000 रुपये है। ये दायित्व पक्ष का मद है। संपत्ति पक्ष में रोकड़ 22,000 रुपया, प्राप्त बिल 3,500 रुपया, देनदार 16,000 रुपया, स्टॉक 20,000 रुपया, कार्यालय का फर्नीचर 1,000 रुपया, भूमि एवं भवन 25,000 रुपये के हैं।
उन्होंने मान को 1/5 हिस्से के लिए फर्म में शामिल किया है, जिसके लिए वह 10,000 रुपया पूंजी के और 20,000 रुपया ख्याति के लिए देगा। फर्म में यह भी कहा गया है कि मान के द्वारा दी गई गुडविल को फर्म में समाप्त कर दिया जाएगा, अर्थात पुराने साझेदारों द्वारा इसको निकाल लिया जाएगा। स्टॉक और फर्नीचर के मूल्यों में कमी की गई है, जिसमें से स्टॉक 10% और फर्नीचर के मूल्य में 5% की कमी की गई है। सभी साझेदारों की जो पूंजी है उसको नए साझेदार के पूंजी के अनुपात में यहाँ पर समायोजित करना है। ये था आपका प्रश्न और उससे संबंधित समायोजनाएं। अब इस प्रश्न का हल यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें स्टॉक 20,000 रुपये के हैं। ये लाभ हानि समायोजन खाता है बना हुआ यहाँ पर, जिसमें स्टॉक 20,000 रुपये के हैं, उस पर 10% राशि निकाला गया है, जिसकी धनराशि 2,000 रुपया होती है। उसी तरीके से फर्नीचर का मूल्य 5% की दर से कम करना है। 1,000 रुपया फर्नीचर का मूल्य है, 5% उस पर ह्रास की कटौती की गई है, 50 रुपया। टोटल मिलाकर 2,050 रुपया संपत्तियों के मूल्य में कम हुआ है। क्रेडिट में किसी भी प्रकार की संपत्तियों में वृद्धि नहीं हुई है, अर्थात इस प्रश्न के अंतर्गत जो लाभ हानि समायोजन खाता तैयार किया गया है उसमें हानि हुई है, और हानि को पुराने साझेदारों में बांट दिया जाएगा उनके लाभ हानि के अनुपात में, जो कि 3 और 1 का है। तो 3 और 1 के अनुपात में जब हम बांटते हैं तो 1,537 रुपया 50 पैसा ध्यान का और 512 रुपया 50 पैसा ज्ञान का हिस्सा बनता है। यह धनराशि इन साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी और ये आपका लाभ हानि समायोजन खाता तैयार हो गया। उसके बाद आता है साझेदारों का पूंजी खाता। साझेदारों के पूंजी खाते के बारे में मैंने आपको बताया है, उसका प्रारूप भी आपको बताया है। उसी कड़ी में आज आप प्रश्न के माध्यम से देखेंगे। सवाल में ये कहा गया है कि पुराने साझेदारों की पूंजी में ध्यान की पूंजी 30,000 रुपया, ज्ञान की पूंजी 16,000 रुपये की है। नया साझेदार साझेदारी में प्रवेश करता है, वो कैश के रूप में यहाँ पर पूंजी ला रहा है, उसकी पूंजी 10,000 रुपया हो जाती है। नया साझेदार गुडविल की धनराशि 20,000 रुपया लाता है। 20,000 रुपये को यहाँ पर 3 और 1 के अनुपात में बांटा गया है। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि गुडविल की जो धनराशि होती है वो त्याग के अनुपात में बांटी जाती है, किंतु आप इस बात का ध्यान रखें कि यदि सवाल में नया लाभ हानि अनुपात नहीं दिया गया है तो अगर आप त्याग का अनुपात निकालते हैं तब भी पुराना अनुपात ही यहाँ पर होता है। अर्थात यदि प्रश्न में नया लाभ हानि अनुपात न दिया हो तो गुडविल की धनराशि को पुराने लाभ हानि अनुपात में ही बांट सकते हैं। उत्तर आपका सही रहेगा। किंतु यदि गुडविल का बंटवारा करना है और प्रश्न में पुराना अनुपात और नया लाभ हानि अनुपात भी दिया हुआ है तो उस कंडीशन में आपको अनिवार्य रूप से त्याग का अनुपात निकालना होगा, अन्यथा आपका प्रश्न गलत हो सकता है, क्योंकि उसमें सही ढंग से गुडविल का बंटवारा नहीं हो पाएगा। तो यहाँ इस प्रश्न में गुडविल का बंटवारा 3 और 1 के अनुपात में किया गया है। 15,000 और 5,000 रुपया जो कि पुराने साझेदार बांट लेंगे। सवाल में सामान्य संचय भी दिया हुआ है, जिसमें 4,000 रुपये की रकम बताई गई है। 4,000 रुपये को भी 3 और 1 के अनुपात में बांटेंगे। इस प्रकार 3,000 और 1,000 रुपया हो जाएगा। टोटल करते हैं तो ध्यान की पूंजी 48,000 रुपया, ज्ञान की पूंजी 22,000 रुपया और नया साझेदार की पूंजी 10,000 रुपया ही यहाँ पर रहती है। किंतु सवाल में ये कहा गया है कि जो नया साझेदार फर्म में प्रवेश कर रहा है उसकी पूंजी के अनुसार आपको पूंजी का समायोजन करना है। उसका समायोजन हम आपको बताते हैं। अभी यहाँ पर सबसे पहले गुडविल, क्योंकि फर्म में गुडविल को निकालने की बात कही गई है तो दोनों साझेदार उस गुडविल की धनराशि को लिख लेंगे। यह बातें हर सवाल में आपको नहीं मिलेंगी, जहाँ पर कहा जाएगा वहीं पर ये होगा, अन्यथा की स्थिति में सिर्फ इतना ही करके छोड़ देंगे, डेबिट में कुछ भी नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर ये कहा जाता है कि फर्म में गुडविल नहीं रहेगी तो उस दशा में आपको यह
लेखा यहाँ पर करना होगा। जहाँ जितना यहाँ पर आप बांटेंगे उतनी धनराशि यहाँ पर विड्रॉ करेंगे। इस प्रश्न में लाभ हानि खाते में हानि हुई है, इसलिए हानि को यहाँ पर दिखाया गया है 1537 रुपया 50 पैसा और 512 रुपया 50 पैसा, जो कि यहाँ पर ये बांटा गया था। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कैश लिखा हुआ है 1462 रुपया 50 पैसा और 6487 50 रुपया। यह धनराशि यहाँ पर किस प्रकार से आई है इसके बारे में आप जानेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो पुराने साझेदार हैं उनका लाभ हानि अनुपात निकाला गया है। 1/5 का हिस्सेदार मान है, उसके आधार पर हम पुराने साझेदारों का हिस्सा निकाल रहे हैं। 1 - 1/5 = 4/5 के आधार पर ध्यान का जो लाभ हानि अनुपात होगा वो 4/5 × 3/4 = 3/5। उसी तरीके से ज्ञान का 4/5 × 1/4 = 1/5। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि 3, 1 और 1 का अनुपात नया बन रहा है, जिसमें से 3/5 ध्यान का, 1/5 ज्ञान का और 1/5 मान का हिस्सा होगा। अब हम पूंजी की बात करते हैं। पूंजी यहाँ पर मान लाता है 10,000 रुपया, यानी 1/5 हिस्से के लिए पूंजी लाया है ये 10,000 रुपया। तो 3/5 के लिए कितनी पूंजी होगी? तो 10,000 × 5/1। ये 5/1 अर्थात जो 1/5 था उसको जस्ट उल्टा कर दिए, यानी अंश को हर में और हर को अंश में बदल दिया गया है। और 3/5 का ये ध्यान हिस्सेदार अब नया बनेगा। तो उस प्रकार से आप देखिए इसकी पूंजी होती है 30,000 रुपये की, जबकि इसकी पूंजी फर्म में लगी हुई है 48,000 रुपया। उसी तरीके से ज्ञान का भी हम कैलकुलेशन करते हैं। 10,000 रुपया × 5/1 × 1/5 बराबर इसकी पूंजी हो जाती है 10,000 रुपया। अब हम तीनों की पूंजी को कैलकुलेट करते हैं तो 30,000 रुपया, 10,000 रुपया, 10,000 रुपया, इस प्रकार मिलाकर ये टोटल पूंजी 50,000 रुपया की रहेगी, जो कि आने वाले फर्म के लिए वर्क करेगी। उस आधार पर जो बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर आता है वो 30,000, 10,000 और 10,000 का होता है। अगर हम 15,000, 1,537, 50 और 30,000 रुपया को जोड़ते हैं तो ये बनता है आपका 46,537 रुपया 50 पैसा। ठीक है बच्चों, इस अमाउंट को 48,000 रुपया से जब हम घटा देंगे तो यहाँ पर ये धनराशि बैलेंस आएगा 1,462 रुपया 50 पैसा, जो कि कैश के रूप में है, ये विड्रॉ कर लेंगे। ठीक उसी तरीके से 22,000 रुपया की पूंजी, जबकि इसका योग बनता है यहाँ पर 15,512 रुपया 50 पैसा, अर्थात 22,000 में से जब इस धनराशि को घटाएंगे तो यह धनराशि हो जाएगी 6,487 रुपया 50 पैसा। तो ये इसका भी इतना धनराशि ज़्यादा है, ये भी इसको यहाँ पर विड्रॉ कर लेगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये सवाल आपका कंप्लीट हो जाता है। डेबिट की सभी मदें यहाँ पर लिख दी गई हैं, क्रेडिट की सभी मदें यहाँ पर लिख दी गई हैं। सवाल को आप बार बार वीडियो सुनकर ध्यान से समझिए और बोर्ड पे लगा हुआ ये प्रश्न आप एक बार फिर से लगाने का अपने से प्रयास कीजिए। यदि नहीं आता है आपको तो फिर आप आगे पूछ सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू बच्चों।